जो असल होना चाहिए सारे देश में होना चाहिए कि हमें जो है फसलों को बेड्स के ऊपर लगाना चाहिए और जो पानी है वो हमें चैनल से देना चाहिए। जो केमिकल्स हैं, इवन गेहूं की बात करें, आधे पे आ गए हम। अच्छा, मतलब 1.5 बोरी यूरिया या आधी बोरी डीएपी प्लस हम उसमें रेजिडू पा देते हैं पराली का, प्लस हमारी जो खाद है। साथियों, इस समय मैं डॉक्टर गुरबचन सिंह जी के साथ हूं, उनके रिसर्च फाउंडेशन में, और इन्होंने इस खेत में जौ लगाया है, बार्ले, और साथ में लगाया है चना। ये मॉडल मुझको काफी अच्छा लगा है। जहां पर पानी की कमी है वहां पर इसको बड़ी खूबसूरती से आप अगले साल थोड़े से एरिया में लगा के देखेंगे इसके क्या लाभ हैं। आइए डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप किसानों को बताएं कि ये मॉडल क्या है और इसमें क्या प्राकृतिक खेती की ओर है हम। बहुत बहुत धन्यवाद गोसाई साहब। सर, धन्यवाद कि आप आते रहते हैं। शुक्रिया। और आप साइंस को किसानों के साथ जोड़ रहे हैं। जी जी, इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है जी। रिटायर हो। नहीं, आप भी कर रहे हैं सर, इसीलिए आते हैं। बिल्कुल, हाँ, थैंक्स वेरी मच। तो दूसरी बात ये है कि हम जहाँ ना कई तरह के काम कर रहे हैं मेरे खैर। पहला तो हम यही था कि डिवर्सिफिकेशन राइस बीट से कैसे होए। अच्छा, बहुत पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है, वैज्ञानिकों ने भी ट्रायल किए हैं, पर वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं हुआ। तो हमने फिर सोचा कि पानी की को बचाना ही है। इतना नीचे मतलब जा रहा है, आधा मीटर तक भी नीचे कई कई जगह पे जा रहा है साल। तो हमने उसके विकल्प में फिर ये चुना कि क्यों ना जिनका पानी 20 से 25% या 30% तक ही लगता है, ऐसी फसलें हम देखें जी। उसमें हमें 2 फसलें इस बारी जोड़ी है। अच्छा जी। कि भाई एक तो ग्राम और एक बार्ले जी। वैसे जरूरत भी है। अब हमारी गवर्नमेंट की अगलियां पॉलिसीज भी यही है कि इन्हीं की प्रोसेसिंग, इन्हीं का ही फूड की असी आइटम्स के बस पे काम जी जी जी। आइडिया यही था कि जैसे गेहूं में 5-6 पानी लगी जाते हैं जी, इनमें ज्यादा से ज्यादा 2 पानी आपने लगने। ਇਹਦਾ मतलब है इन दोनों किस्मों, दोनों फसलों जी। नीचे ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰਲੇ। अच्छा। और मेड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ चना। समझ ये चूर में या जो बीच में खाल है, हल्की सी नाल है, वहां पर तो लगा है बारले, और जो साथ में है वो वहां लगाया हुआ है चना। आपको क्लोजअप में हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कब लगा था और कब तक पकने की संभावना कुछ आइडिया? मेरा ख्याल नवंबर के एंड में लगा था। अच्छा। और इसका जो पकने का है ये मेरा ख्याल आने वाले 20 दिन में पक जाएंगे। वेरी गुड। तो इन दोनों की भी जो वाटर आप देखें जी, चने नू तो इससे भी कम पानी की जरूरत है, इसलिए उसको आपने उसके ऊपर लिया, बेड के ऊपर लिया। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है जी, जितना खर्चा गेहूं में करते हैं वो सब कुछ इसमें से तीसरा हिस्सा भी नहीं डालता या तीसरे से भी कम डालता है। अच्छा। और ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं, फार्म को नेचुरल फार्म में लेके आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अपने पास हुन 17-18 पशु हो गए। अच्छा। इतना ज्यादा अपने पास पशुओं का गोबर है जी, कौडंग, और हमारी पराली वगैरह है जो फार्म से निकलता है उसका हम कंपोस्ट बना लेते हैं। अच्छा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सभी फसलों में अब जो केमिकल्स हैं, इवन गेहूं की बात करें, आधे पे आ गए हम। अच्छा। मतलब 1.5 बोरी यूरिया या आधी बोरी डीएपी प्लस हम उसमें रेजिडू पा देते हैं पराली का, प्लस हमारी जो खाद है उसको हम नेचुरल में। डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि लगभग नेचुरल फार्मिंग की ओर है ये इनका रिसर्च फाउंडेशन, और जितनी भी फसलें लगी हैं उनमें काऊ डंग, गोबर की खाद बड़ी अच्छी से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और काफी बड़े बड़े किसान पंजाब हरियाणा में हैं जिनके यहाँ 10, 12, 14, 18 इससे भी ज्यादा दुधारू पशु गाय भैंस हो सकते हैं। वो जरूर इस मॉडल को अपनाने की कोशिश करें ताकि उनका खर्चा कम हो। और मैं बड़ा खुश हुआ अभी इन्होंने बोला कि हम यूरिया को भी कम कर गए हैं
और डीएपी को भी कम कर गए हैं, साथ में ये मल्च भी कर रहे हैं। मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं धान की पुआल को। जी सर। हाँ, क्योंकि अब हमारी जो गवर्नमेंट ने थोड़ा उधर जाना शुरू की है जी, हमारी पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए कि इन क्रॉप्स को हम कैसे प्रमोट करें। जी, ठीक है ना। ऐसे ही अपन ने पहला वीडियो दूसरी बनाई थी, आप आगे गेहूं में जाके वो उसका थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि भी ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि किसान को एक टेक्नोलॉजी चाहिए जी, जिसमें हम 25 से 30% नीचे का पानी इरिगेशन का बचा सके, सिंचाई का जी, प्लस उसकी जो भूमि की गुणवत्ता है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। हम जो पराली है इसको जलाने की बजाय खेत में डालें और खेत में डालने उसका मल्च हो गया। अब जो प्रॉब्लम है हमारे नदीनों वगैरह की, वो मल्च हो गया, वो नहीं होते, वो आते नहीं है। और उसके बाद जब आप ये मेड़ों पे इस अपने फार्म पे जो असल होना चाहिए, सारे देश में होना चाहिए कि हमें जो है फसलों को बेड्स के ऊपर लगाना चाहिए और जो पानी है वो हमें चैनल से देना चाहिए। कोई फसल चाहिए ताकि एरिया भी कम हो जाएगा। और उसका एक फायदा और है, हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात, ये भी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की एक प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। और उसमें कि आज बारिश हो जाए इतनी ज्यादा, अगर ये फ्लैट में लगा तो सारी गिर जाएगी जी। और अगर जो पानी बारिश होगी तो चुरों में आ जाएगा, उसी चुरों से कोई भी इरिगेशन नहीं लगानी पड़ी, फसल पक जाएगी आपकी। किसान भाई बहुत ही खास लाइन बोली है डॉक्टर साहब ने कि इस तरह से फरोज एंड ग्रूव से चुरों में और बेड्स में जो खेती कर रहे हैं किसान या करेंगे निकट भविष्य में, ऐसी जरूरत बन ही जाएगी, तो उसमें बारिश अचानक से अगर आती है ज्यादा तो उसके चलते ये पानी जो है नीचे चला जाएगा और ऊपर लगी हुई बेड्स पर जो फसल है वो सेफ रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सफल प्रोजेक्ट के लिए। इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, आई थिंक आपने पहले किया है या ये फर्स्ट टाइम ट्राइड है, आई डोंट नो। तो आप इसको जरा परफेक्टली और बताएं किसानों को, क्या कहना चाहेंगे? वैसे है जी जी, मैं कोई नवी बात नहीं कर रहा है, मेरे ग्रैंडफादर करया करते थे। जी जी, ये पहले प्रैक्टिस में था। चने और आपके बाजरे की जौ की है, ये गोज भी हम हमारे टिब्बों में बीजा करते थे जहाँ पानी नहीं होता था। जी जी। उसी को अब देखो हमारे प्रधानमंत्री जी सबको यही कहते हैं कि भाई साइंस वो करो जो हमारे पुराने करते थे, नवी साइंस जो आपने की है, वैरायटी नवी आ गई, उनको बरत लो। वो बहुत सियाने लोग थे, हमें उसको फॉलो करके चलना चाहिए। मैं और कुछ कोई ऐसा नहीं कर रहा। मैं समझ रहा हूँ। नो, इट्स ए प्रैक्टिस व्हिच वी हैव डिजेक्टेड, जिसको हम छोड़ चुके थे उसको रिवाइव कर रहे हैं अभी है, और यही आपकी नेचुरल फार्मिंग। जी जी जी। तो किसान भाइयों, मैं आपकी तरफ से और अपनी ओर से परमादरणीय डॉक्टर गुरबचन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।